चलो बेटा, एजेंडा देखिए। आज का एजेंडा ये है, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग सोर्सेज। तो अल्टरनेटिंग सोर्सेज वो अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, तो आज मेरा चैप्टर नंबर 7 है, फिज़िक्स क्लास 12। तो क्या क्या पढ़ेंगे कंटेंट में हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिंग सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं या क्या होते हैं वो बताएंगे। एसी और एबी क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं एसी के लिए, एसी करंट या एसी वोल्टेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे है आपका एवरेज वैल्यू होता है, पीक वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्सेज, जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, एसी सर्किट्स विथ प्योर रेजिस्टिव, पहले प्योर रेजिस्टिव पढ़ेंगे अलग अलग, फिर प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, ये तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसमें फिर कुछ फेजर डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। क्या पढ़ेंगे? एलसीआर सर्किट। हालांकि इसमें मैंने देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, तो एलसीआर सर्किट के अलावा एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट लेकिन हम पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है। एलआर सर्किट ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हॉट इंस्ट्रूमेंट कुछ हम एक्स्ट्रा भी नॉलेज दे देंगे आपको, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको कोई मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल है, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है, इसलिए बहुत ईजी चैप्टर है, आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द सीरीज़। अब हम जो क्या करेंगे, जो एलसी सर्किट होता है ना सीरीज़ में, देखो एलसीआर सर्किट आप दो तरीके से जोड़ सकते हो। एक आप इस तरीके से कर सकते हो और एक इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपका ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप पैरेलल भी जोड़ सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड होता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, इसमें हम तो ये आपका एलसीआर सर्किट सीरीज़ है और एलसीआर पैरेलल है। सीरीज़ आपके कोर्स में, पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलिए इसके हम वापस चले जाते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बेटा पैरेलल, ये हमारे कोर्स में नहीं है। पावर इन एसी सर्किट, पावर कितना होगा एसी सर्किट में वो पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में है। ये हमारे सीरीज़, हाँ ये भी कोर्स में है। और हॉट इंस्ट्रूमेंट पता नहीं है कि नहीं, आप देख लीजिएगा, वैसे मैं आपको बता दूंगा। साइनसोइडल ग्राफ एंड फेजर डायग्राम ये भी है, ये भी है, लेकिन ये आपका नहीं है, ये हमें इसको कट करना पड़ेगा, ये इसको कट करते हैं। ठीक है, ये आपका नहीं है। ठीक, ये है, ये आपका है। ठीक है, रेजोनेंस है, क्यू फैक्टर हो सकता है, मेरे ख्याल से दिया है, एलसी ऑस्किलेशन है, चोक कॉइल नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये सब सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में। देखो एनसीईआरटी बेस मैं कर रहा हूँ, इसलिए मतलब टाइम लग जाएगा वैसे बहुत ज़्यादा, तो एनसीईआरटी बेस पे ही रखते हैं, फोकस एनसीईआरटी पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उसी का क्वेश्चन भी करवाता हूँ, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप एससी वर्मा और किसी और बुक का आप चाहते हैं तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमें एससी वर्मा के भी सलूशन चाहिए, तो वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है बेटा? कंडक्टिंग करंट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कंडक्टिंग करंट जो हमारे घर में आती है वो क्या होती है? कंडक्टिंग करंट आती है। क्यों कंडक्टिंग है? क्योंकि हमें वायर के ज़रिए आती है ना, कोई रेडिएशन से ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाती है, कोई मैग्नेटिक कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं आती है, वो डायरेक्ट मतलब आपका डायरेक्ट नहीं आ पाती है, एक वायर होता है उसके थ्रू आता है। वायर क्या होता है? एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो इसलिए वो कंडक्टिंग करंट बोली जाती है। और वो एसी होती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट होती है। वो उसका जो नेचर होता है वो पोलैरिटी चेंज होती है, अल्टरनेट वो चेंज करता रहता है, पहले प्लस फिर माइनस। इसलिए इसमें जो पावर लॉस है ना, ज़ीरो होता है, नियर अबाउट। आइडियल तो केस नहीं होता है, आइडियल केस में कुछ ना कुछ पावर तो लॉस ही होगा, लेकिन लगभग ना के बराबर होता है पावर लॉस। एसी सर्किट में पावर लॉस ना के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द एसी एंड एसी डिवाइसेस। डीसी सोर्स आप जानते ही हो। डीसी सोर्स मैंने बताया था कि आपका ये जो सेल होता है ना, सेल बैटरी जो आपके घर में अल्टरनेटर वो इन्वर्टर के साथ लगा रहता है, या आपके घर वॉच में लगे रहता है, बहुत जगह आपका बैटरी सिस्टम तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, टॉर्च वगैरह सारे बैटरी सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है,
तो वो आपका क्या है, सेल है और वो डीसी देता है। आपका अल्टरनेटर भी होता है, डीसी अल्टरनेटर भी होता है, ठीक है। अगर आपका कॉइलिंग इस तरीके से कर दिया जाए कि उसमें सेकंड राउंड में करंट ही ना मिले तो वो डीसी बन जाएगा। मतलब इस तरीके से देखो, ये पहला ही पहला मिलेगा, मतलब ये ऊपर ही ऊपर मिलेगा और नीचे नहीं मिलेगा, वो आपका हो जाएगा डीसी सोर्स, ठीक है। अल्टरनेटिंग सोर्स आप जानते हो, टरबाइन या जनरेटर से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो अल्टरनेटिंग करंट। और इसका नेचर होता है, जैसे मैंने बताया कि इसकी पोलैरिटी मतलब इसकी साइन पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ऊपर भी एक राउंड, आधे राउंड में पॉजिटिव मिलेगा, आधे राउंड में निगेटिव मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट। पूरे एक फुल राउंड में एक बार प्लस जाएगा, एक बार माइनस, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट। और अल्टरनेटिंग सोर्स का जो आपका इक्वेशन होता है ना, वो जो आपने पढ़ा था SHM, है कि नहीं, एक बार इधर जाता है 2 and 4, देखो SHM ऐसे पढ़ा था ना आपने, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, एक बार मान लो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है कि नहीं। उसी तरीके से भी इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है, या मतलब इसको पढ़ा जाता है कि भाई ये 2 बार, एक राउंड में 2 बार चलता है और दोनों का जो साइन होता है वो अल्टरनेट होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और अल्टरनेटिंग सोर्स क्या होता है, जनरेटर वगैरह अल्टरनेटिंग सोर्स होता है, टरबाइन वगैरह होता है, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। अल्टरनेटिंग करंट मैंने बता दिया कि भाई ये टाइम डिपेंडेंट होता है। देखो इसके इक्वेशन में आपका दिख रहा है टाइम, है कि नहीं, तो हर टाइम पे देखो इसका जो इक्वेशन होगा वो साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है। तो आप इससे मत घबराना कि सर ने ये तो कॉस लिख दिया यार, कॉस साइन को, क्योंकि कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, साइन को कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कॉस को साइन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ये दोनों 90 डिग्री आपस में क्या रहेंगे, लैग या लीड करेंगे। इस तरीके से इसको हम कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट होती है, इसके ये फॉर्म होते हैं। ये जो I0 दिया ना, ये क्या होता है बेटा, ये पीक वैल्यू होती है। ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम कहाँ तक जाती है कोई करंट, ये ऐसे, ये आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट यहाँ जहाँ तक ये मैक्सिमम जा रही है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये जो y के, ये पॉजिटिव y है, ये निगेटिव y है, तो y के जो पॉजिटिव में जा रही है मैक्सिमम, उसको I0 बोलेंगे, और इसको भी I0 बोलेंगे, नीचे वाले को भी I0 ही बोलेंगे। यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड लिया जाएगा वो नॉट ही रहेगा, I0। निगेटिव पॉजिटिव अलग होता है, लेकिन आपकी वैल्यू सेम रहेगी। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट की ही तरह हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन उसी फॉर्म में टाइम डिपेंडेंट लिख सकते हैं। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पे वोल्टेज अलग अलग होगा। अब यहाँ पर T0 अगर लगाओगे इस केस में, तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा। T0 पे देखो, T0 मतलब आप शुरू कर रहे हो तो 0 है वोल्टेज, टाइम 0 रखो साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आ जाइए थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है ये जो आपका मैक्सिमम वैल्यू, अभी मैंने पीक वैल्यू बताया था, इसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं, इसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं। आपके बुक में पीक वैल्यू का टर्म्स है, तो इसको I0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू को I0 बोलते हैं, Vmax को V0 बोलते हैं। अब देखो दूसरा है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब हम करंट का एवरेज निकालेंगे। तो करंट का एवरेज कैसे निकलेगा, एक तो मेथड है आपका एवरेज मेथड, जनरल जो अरिथमेटिक मेथड होता है। अरिथमेटिक मेथड में क्या करते हैं, सारे करंट को जोड़ लेते हैं और नंबर ऑफ करंट कितना है उससे डिवाइड कर देते हैं, आपका एवरेज आ जाता है। ये तो अरिथमेटिक एवरेज मेथड है। एक है आपको जब टाइम डिपेंडेंट होगा, मतलब वेरिएबल आपका ये वोल्टेज क्या है, वेरिएबल है, वो तो कांस्टेंट है नहीं, या मतलब कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है नहीं, वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम वेरिएबल है, तो उसको हम कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो कैलकुलस मेथड से एवरेज वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, ये है आपका फॉर्मूला। जो v है टाइम का जो वो है फंक्शन है, v या i कोई भी हो, वो टाइम का फंक्शन है, उसको dt के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे t1 से t2, और t1 हमेशा 0 माना जाता है, ठीक है। t1 क्या होता है, टाइम जब आप मेज़र करोगे तो 0 से ही तो मेज़र करोगे, तो t1 आपका हमेशा याद रखना, t1 आपका 0 माना जाता है और t2 मान लो t, ठीक है। तो इस तरीके से जब करोगे तो आपका
एवरेज वैल्यू आ जाएगा। अभी ये किस मेथड से निकाला जाएगा वो भी हमने डिस्कस किया है, बता देंगे। इसी तरीके से आई का एवरेज निकालोगे तो ये हो जाएगा। फार्मूला सेम होगा, बस आपका नोटेशन बदल जाएगी, सिंबल बदल जाएगा, वी की जगह आई आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, थोड़ा सा ये हो गया, वैल्यू ऑफ एवरेज करंट होना था, यहाँ पर ये हटा देना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट एंड वोल्टेज इज़ ज़ीरो। एवरेज वैल्यू अगर हम फुल सर्कल के लिए, फॉर फुल सर्कल, ये भी लिखना पड़ेगा, फॉर फुल साइकिल या सर्कल, पूरे सर्कल के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपका पहले पॉजिटिव गया फिर उतना ही निगेटिव चला गया, तो टोटल मिला के नेट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। नेट एवरेज वैल्यू क्या हो गई? ठीक है। इसी तरीके से देखो हमने ये आपको बता दिया कि भाई एवरेज वैल्यू कैसे करेंगे। वी की जगह हम ये वी का जो है वैल्यू वो रख देंगे, ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन का होता है माइनस कॉस, है कि नहीं। इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू क्या आएगा? एवरेज वैल्यू आएगा बेटा, ये हाफ साइकिल के लिए है, देखो ये हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए ज़ीरो आएगा, हाफ साइकिल के लिए ज़ीरो नहीं आएगा। हाफ साइकिल के लिए हमने निकाला है, ये हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए है? फॉर हाफ साइकिल। लिख लो, नहीं तो फिर आप, हालांकि लिखा गया है ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। तो फॉर हाफ साइकिल, क्या हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए आपने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन में हमें यह पता चला कि एवरेज वैल्यू क्या होती है? 2/पाई वी नॉट, मतलब जो पीक वैल्यू है ना उसका 2/पाई टाइम्स, 2/पाई टाइम्स जब निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू पूरा पीक वैल्यू का क्या आएगा? 63%, 63% या 0.63 वी नॉट, इसको 63% भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं। 0.63 को पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बन जाएगा, तो इसको परसेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 63%, लेकिन ये तो परसेंट नहीं है, 63% ऑफ वी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसी तरीके से आई भी वही हो जाएगा, जैसे वी है वैसे आई है, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। तो ये है, दिस इज आल्सो नोन एज रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू। क्या होता है ये? रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो आपका वैल्यू होता है ना, थोड़ा सा एवरेज वैल्यू, जैसे रेक्टिफाइड मतलब क्या होता है, आपका क्लीपर्स वगैरह यूज़ होता है ना, अभी आप नहीं जानेंगे, चलो इतना ठीक है। ये एवरेज वैल्यू है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक होता है रूट मीन स्क्वायर, तो जैसे नाम दिया है ना रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीछे से चलेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे वोल्टेज या करंट का, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट लिख देंगे। इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। पहले जो भी करंट है उसका पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर रूट में रख देंगे, बस हो गया रूट मीन स्क्वायर। अब देखो यहाँ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एसी को मीज़र कर ले। जैसे आपका ये गैल्वेनोमीटर वगैरह आपने पढ़ा था ना, गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, तो वो डीसी के लिए था, वो एसी को मीज़र नहीं कर पाएगा। एसी के लिए जब मीज़र करेगा तो वो उसमें निडल घूमेगा ही। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट होता है ना एसी, तो इसको मतलब घूमने ही नहीं देगा। एक बार घूमेगा, दूसरा इतना तेज़ ये चेंज हो जाता है कि वो इतनी तेज़ घूमता है ना कि आपको दिखता ही नहीं, वो लगता है कि स्टेबल, इसलिए घूमता नहीं वो। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है एसी करंट मीज़र करने के लिए। अब वो क्या होता है ये मैंने स्पेसिफिकेशन दे दिया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, इसलिए आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। अब आ जाओ अल्टरनेटिंग, वही मैंने ये सब सारी चीज़ें बता दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है ये आप जान लीजिए। ये कैसे आएगा अभी हम नीचे इसमें बताया है। अब देखो यहाँ नोट कुछ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर कॉल्ड फेजर डायग्राम। देखो वोल्टेज वैसे क्या होता है बेटा? वोल्टेज वैसे तो आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, वोल्टेज फील्ड क्या होती है? वेक्टर होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? स्केलर होता है। करंट भी स्केलर होता है, लेकिन इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, करंट ना तो स्केलर होता है ना वेक्टर होता है, टेंसर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन तो होती है, तो डायरेक्शन के हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर का यूज़ करेंगे।
एक अलग तरीके से मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे ताकि हमें लमसम या मतलब एक्यूरेट चीज़ें मिल जाएँ, तो उसका हम यूज़ करेंगे। अभी हम वो जब फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो आपको बताएंगे। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ हो जाएगा आपका जो सर्किट है, एसी सर्किट है, वो कितने टाइप का होता है। एसी सर्किट होता है, एक प्योर रेजिस्टिव होता है, एक प्योर इंडक्टिव होगा, एक प्योर कैपेसिटिव होगा। प्योर रेजिस्टर में सिर्फ रेजिस्टर लगा रहेगा, प्योर इंडक्टिव में सिर्फ इंडक्टर लगा रहेगा, और प्योर कैपेसिटेंस में सिर्फ कैपेसिटर लगा रहेगा। तो उसके लिए फेज़र डायग्राम और उसके लिए आई और वी में क्या रिलेशन होगा, आई और वी किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट होंगे, वो पढ़ेंगे। और इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ आपको चैप्टर नंबर 3 में हमने बताया था, उसको अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से जाके देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छा बताया मैंने कि किस तरीके से साइन वाइन लेंगे, किस तरीके से किरचॉफ लॉ लगाते हैं किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में भी लगाते हैं और ओपन में भी लगाते हैं। किरचॉफ लॉ दोनों जगह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया बेटा, किरचॉफ लॉ लगा दिया तो यहाँ पर देखो वोल्टेज गया, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस में होता है, आई आर हो गया, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें जो करंट जाएगा उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा V इंटू आई आर आ गया। अब I इक्वल टू V अपॉन आर होता है, जानते ही हो। V की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, और V नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख लो V नॉट अपॉन आई क्या हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये आप जानते हो बाई ओम्स लॉ। तो इस तरीके से हमारा एक साइनोसॉइडल वेव डायग्राम क्या होगा, वेव डायग्राम हमने ये देखा। देखो इसमें एक आप सिमिलरिटी देख रहे होगे कि V इक्वल टू क्या है का V नॉट साइन ओमेगा टी, और I भी वैसे ही आ गया उसी फेज में, मतलब फेज सेम होगा। जब ये ज़ीरो होगा तो वो भी ज़ीरो होगा, करंट ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो होगा तो करंट ज़ीरो होगा, करंट हाई होगा तो वोल्टेज भी हाई होगा, मतलब सेम फेज में रहेगा। तो ये हमने वेव डायग्राम बनाया, देखो सारा सेम फेज में, हालांकि थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये सेम फेज दिख नहीं रहा है, तो ये ऐसे होगा, मैं बना दे रहा हूँ, सेम फेज में होगा। ये थोड़ा सा बनने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हम मतलब उससे माउस से बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बनाने में, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ ना गड़बड़ हो। तो ये करंट बेटा इस तरीके से मान लो ये वोल्टेज है और करंट क्या हो जाएगा, सेम फेज में रहेगा, मतलब जहाँ वो ज़ीरो होगा वहाँ वो भी ज़ीरो होगा, इस तरीके से। ये तो वेव फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जहाँ ये ज़ीरो होगा वहाँ वो भी ज़ीरो, इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। चलिए अब देखो फेज़र डायग्राम क्या होता है। फेज़र डायग्राम में ये पता चला कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। फेज डिफरेंस क्या है, ज़ीरो, मतलब ओमेगा टी कितना है, ज़ीरो। तो आपका जिस लाइन में, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट भी है। फेज़र डायग्राम फेज डिफरेंस क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, V जिस लाइन में उसी लाइन में आपका वोल्टेज है, या वोल्टेज जिसमें उसी डायरेक्शन में वो है, करंट है। तो प्योर रेजिस्टिव में आप ये देखते हैं कि फेज़र डायग्राम सेम फेज़ में होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज़ में होता है। देखो इसको थोड़ा सा मैं एलोब्रेट कर, थोड़ा सा आपको समझा दूं। जब आप टाइम ज़ीरो लेंगे, मतलब टाइम ज़ीरो पे आपका एंगल ज़ीरो है, मान लीजिए आपका टाइम ज़ीरो पे यहाँ ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, टाइम ज़ीरो से यहाँ पर एंगल ज़ीरो है, तो मतलब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो आपका फेज़र डायग्राम ऐसे बनेगा। लेकिन आपका टाइम ज़ीरो पे आपका फेज़ कुछ ना कुछ ले रहे हैं, मतलब आपने यहाँ से शुरू किया, मतलब आप ओमेगा थीटा आप ले रहे हैं, ओमेगा टी, ये आपका इनिशियल फेज ज़ीरो नहीं है, अब यहाँ ओमेगा टी है। तो उसके बाद जब लेंगे ना, तब यहाँ पर मान लीजिए एक V है तो एक क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। V नॉट है, आप ऐसे भी ले सकते हो, VI भी ले सकते हो, ठीक है। तो रहेगा I और V सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये इसका इनिशियल फेज़ क्या है, ओमेगा टी, ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ टाइम ज़ीरो पे आपका फेज़ क्या है, ओमेगा टी, इसलिए हम यहाँ शो किए। अब आ जाओ AC सर्किट, प्योर इंडक्टिव है। प्योर इंडक्टिव में हम इंडक्टर लेते हैं, और इंडक्टर जानते हो एज ए सेल ये होता है, बिहेव करता है। तो इंड्यूस करंट हमेशा क्या होता है, अपोज करता है करंट के फ्लो होने का। तो जैसे करंट यहाँ फ्लो होगा, आएगा, इसका अपोज करेगा। अपोज करने के लिए EMF इधर होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो इस तरीके से अपोज करेगा। तो हमारा फिर किरचॉफ लॉ लगा दिया हमने, बाई किरचॉफ लॉ, यहाँ पर लिख लो चाहे, बाई किरचॉफ लॉ, ठीक है, बाई किरचॉफ लॉ। आपका ये लगा दिया, आपका आप ये जानते हो V इक्वल टू L di अपॉन dt हो गया। और इस तरीके से हम इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो हमारा I आ जाएगा। I हमारा देखो यहाँ पर क्या आया,
90 डिग्री पीछे हो गया, मतलब वोल्टेज से, वोल्टेज मान लो इधर है तो हमारा करंट इधर हो जाएगा, 90 डिग्री पीछे है। अभी हम फेजर डायग्राम में ऐसे बताएंगे, ये आई है, ये वोल्टेज, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, इसको क्या बोलेंगे, लैग। क्या बोलेंगे, लैग। ये लिखा मैंने, इसको आप 1 मिनट यहाँ पर इसको मिटा दें, क्योंकि ये मैंने समझा दिया आपको, आप समझ गए होंगे। लैग, तो लैग जानते हो पीछे होता है, ठीक है। अब आ जाओ, नोट वी हैव सी, ये मैंने नोट करके दे दिया, इसको आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। मतलब हमने ये देखा कि करंट लैग है, पीछे है वोल्टेज से, और इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बनाए हैं। डायग्राम हमने नहीं बनाया, हमने कहीं से उठाया है गूगल से, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। बना भी लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, बनाया भी है, नीचे देखो यहाँ बनाया, ठीक है। मैंने वो वाला बना दिया कि अगर आप टाइम 0 पे ओमेगा टी 0 लोगे तो ऐसे दिखेगा, करंट अगर इधर है तो आपका वोल्टेज इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आप लिख सकते, ठीक। और ये आपका टाइम अगर 0 नहीं है तो अगर वोल्टेज इधर है ओमेगा टी, तो करंट क्या हो जाएगा, उससे 90 डिग्री पीछे रहेगी। ये देखो, वेव डायग्राम आपका ऐसे है, आपका वोल्टेज यहाँ से शुरू है तो करंट क्या होगा, पीछे से शुरू हो रहा है, देखो 90 डिग्री पीछे, ये इधर से शुरू, T0 पे वोल्टेज यहाँ शुरू हो रहा है, करंट यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो नीचे से शुरू, इसका मतलब 90 डिग्री पीछे है। अगर यहाँ देखो यहाँ करंट पहले शुरू हो गया, 90 डिग्री आते आते फिर करंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, तो आप पढ़ सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, उसमें सिर्फ कंडक्टर कैपेसिटर लगा रहेगा। कैपेसिटर में हम जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे, यहाँ पर लिख दो, बाई किरचॉफ लॉ, बाई अप्लाइंग, ये लूप 1 मान लो, ये सी है, ये आपका बी ही है, तो अप्लाइंग क्या होगा, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, KVL, ये लगा देंगे तो हमारा ये वोल्टेज, नेट वोल्टेज ये आएगा। इसको हम फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इसमें देखो डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा है, तो हमें आई निकालने के लिए dq/dt होता है, तो ये q हमारा आ गया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस हो जाता है, और कॉस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो यहाँ पॉजिटिव है कि नहीं। तो इसका यहाँ मतलब ये होगा कि अगर प्योर कैपेसिटिव होगा तो हमने नोट करके लिख दिया कि यहाँ पर करंट क्या होगा, लीड कर जाएगी। अब करंट आगे रहेगी, मान लो आपका वोल्टेज ऐसे है तो करंट ऊपर रहेगा, लीड कर जाएगी, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपका वोल्टेज यहाँ है कोई भी डायरेक्शन में, तो आपका करंट इधर हो जाएगा, 90 डिग्री लीड, 90 डिग्री लीड, ये आई होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, LR अलग अलग सर्किट आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। LR सर्किट है, RC सर्किट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके आपके कोर्स में नहीं है, NCERT में है नहीं, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपको LCR सर्किट में हम ये देखेंगे कि भाई आपका एक साथ सीरीज़ में जुड़ गया है LRC, LCR भी बोलते हैं, LRC बोलते हैं, CRL बोलते हैं, कोई भी बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसमें हमने जो वोल्टेज दिया, वोल्टेज तो वही रहेगा, वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, वोल्टेज हमने V0 साइन ओमेगा टी मान लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो इसमें जब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इससे हमारा कोई मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर लॉ लगा के, वेक्टर की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, और उससे हमारा एक्यूरेटली आएगा और सारी चीज़ें हमारा ईजिली आ जाएगा। तो फेज़र डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। फेज़र डायग्राम में क्या बोला जाता है भाई, अगर आपका सर्किट रेजिस्टिव है, ये देखो सर्किट रेजिस्टिव है, तो करंट क्या होगा, करंट इसी डायरेक्शन में होगी, IR, ठीक है। और अगर आपका कैपेसिटिव है और इंडक्टिव है, तो इसमें देखो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो कि भाई चाहे I का बनाओ चाहे V का बनाओ, एक का बनाना है, चाहे V का बना लो चाहे I का बना लो। तो अगर V का बनाओगे तो इसमें ये देखा गया कि भाई उसमें जो इंडक्टिव है उसमें वोल्टेज लीड कर रहा था, वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा था करंट से, तो यहाँ पर इंडक्टिव में वोल्टेज लीड कर रहा है, उसमें मैंने करंट लैग कर रहा है या कहो कि वोल्टेज लीड कर रहा है,
तो हम ये ले लेते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री, और आपका क्या है, कैपेसिटिव में वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है, क्योंकि उसमें करंट लीड कर रहा था। तो करंट अगर इधर मान लोगे रेजिस्टिव का, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका सी का क्या होगा, करंट लैग, मतलब देखो यहाँ सी के रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में आपका क्या होगा, देखो करंट तो यहाँ आ जाएगा, कोई दिखना, हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं अभी, करंट का यहाँ रहने दो, नहीं कंफ्यूजन पैदा होगी, ठीक है। तो हमारा हम ये कह रहे थे कि भाई अगर आप ये कह सकते हो कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, या ये भी कह सकते हो वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री करंट से, तो दोनों सेम। या आप ये कहते हो कि वोल्टेज लैग कर रहा है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि करंट वोल्टेज से लीड कर रही है 90 डिग्री, तो दोनों कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज का लिया, वोल्टेज का फार्मूला लिया। देखो यहाँ पर हमने ये तो टाइम, ये कौन सा वो है, केस 1 पहला वाला केस, मतलब टी, अगर आपको t0 पे ओमेगा टी, मतलब वो जो थीटा है वो 0 है, तो आप ये वाला केस लो। लेकिन हम अगर t0 पे हमारा ओमेगा थीटा क्या है, ओमेगा टी है, नॉट 0, ठीक है, थीटा हमारा यहाँ 0 रहेगा, तो ये वाला केस लोगे तो ये लो। तो हमारा हम v मान लो किसी भी एंगल पे, यहाँ पर थीटा पे इस तरीके से हमारा v है, इस पर देखो वोल्टेज क्या होगा, इंडक्टिव के लिए लीड करेगा और कैपेसिटिव के लिए लैग करेगा। तो इसका क्या होगा भाई, इसका जो वो रिजल्टेंट होगा, देखो ये ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री आगे पीछे हैं, तो इसको माइनस लिख के हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज ये है आपका, पीक वोल्टेज है कैपेसिटेंस का, माइनस पीक वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का, उसका जो माइनस होगा उसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। VC माइनस VL कुछ भी है, निगेटिव या पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब हमारी वैल्यू हमेशा तो पॉजिटिव में ही आएगी। तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो हम ये जानते हैं कि V = IR होता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग R यूज़ किया जाएगा। हमें मतलब पूरे सर्किट के लिए, LCR सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, तो इम्पीडेंस के लिए हम Z यूज़ करेंगे। और ये जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होगा उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। और आपका XL क्या होगा, ये भी आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो इसको ये बोलते हैं। अब हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, हमारा मतलब ये रिजल्टेंट देखो इधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आया, रिजल्टेंट में क्या करेंगे, रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला रखेंगे, है कि नहीं। देखो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इन दोनों का कोई मतलब, मान लो इन दोनों का तुमने सब्ट्रैक्ट किया और इधर आया, ये VL माइनस VC आ गया, इसका रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये V रिजल्टेंट है, मतलब टोटल V कितना हो जाएगा, इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा I सब में से कॉमन आ जाएगा, I कट सकता है, और Z हमारा ही आ जाएगा। तो इसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, इजी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट नहीं। तो आपका Z = इतना है, और Z = क्या होगा, √ भी लिख सकते हो इसमें, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। देखो ये सब मैंने दे दिया। अब यहाँ पर तुम tan थीटा भी निकाल सकते हो। tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ये जो यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर है, ये इतना है कि नहीं। और थीटा निकालोगे tan थीटा, तो ये थीटा मान लो, tan फाई या थीटा जो भी है आपको कहना हो, तो tan थीटा निकालना मतलब हमें फेज डायरेक्शन भी मिल जाएगा। tan थीटा किस लिए निकाला जाता है, डायरेक्शन के लिए ना। तो इनका टोटल डायरेक्शन क्या होगा वो भी हमें इससे पता चलेगा। देखो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, अगर आपका कुछ कंडीशन है, ये XC अगर बड़ा होगा तो इसको कैपेसिटिव बोलेंगे, कैपेसिटिव, प्योर नहीं, कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, AC सर्किट। अगर XL बड़ा होगा तो इसको इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, और दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव, और इस पर रेजोनेंस मिलता है, क्या बोलते हैं, इसको प्योर रेजिस्टिव बन जाएगा। दोनों अगर वो हो जाएगा, हालांकि प्योर नहीं को रेजिस्टिव कह सकते हो, प्योर ना कहो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, ऐसा नहीं आइडियल बन जाएगा वो, ठीक है।
प्योर रेजिस्टिव तो नहीं बनेगा, इसको बोलेंगे रेजिस्टिव सर्किट। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिव। अब देखो रेजोनेंस कंडीशन में आपका ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इतना आज बस इतना ही हम करते हैं। और पैरेलल सर्किट आपके पास है नहीं, अगर आपको देखना होगा तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, ओके।